गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इसी के साथ एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। जब सफलता मिल जाती है ना, तो जो वो संघर्ष के दिन होते हैं वो भूल जाते हैं कि हमने कितना संघर्ष किया, कितनी कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन जब सफलता मिल जाती है, इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा क्या चला हुआ है, चैप्टर बुद्धि। ठीक है, अब हमने कल कंप्लीट कर लिए थे बुद्धि निर्माण के सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण क्या होता है? कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, बुद्धि परीक्षण क्या होता है? बुद्धि परीक्षणों की से अभिप्राय है, अब मेरे साथ साथ मैं बोल भी रही हूँ और आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षणों का आविर्भाव सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। यानी जो बुद्धि परीक्षण थे वो सबसे पहले उनकी शुरुआत कहाँ की गई थी? उनकी शुरुआत की गई थी अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद सबसे मेन क्या है कि अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक स्तर एवं उसमें निहित विशिष्ट योग्यताओं की ओर संकेत करता है। बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि क्या है? बुद्धि से तात्पर्य उससे है जिसमें व्यक्ति की क्या देखी जाती है? बुद्धि लब्धि देखी जाती है। और सिर्फ एक अंक से ही बताया जा सकता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी विशिष्ट योग्यताएं हैं, कितनी सामान्य योग्यताएं हैं। ठीक है, तो जो बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षणों से तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक स्तर एवं उसमें निहित विशिष्ट योग्यताओं की ओर संकेत करता है। यानी व्यक्ति का सामान्य बौद्धिक स्तर कैसा है और व्यक्ति में विशिष्ट योग्यताएं कितनी है, उसकी ओर संकेत करता है क्या? बुद्धि परीक्षण। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों में उन व्यक्ति की उस बुद्धि लब्धि का पता लगाया जाता है कि उसकी सामान्य योग्यताएं कितनी है और उसकी विशिष्ट योग्यताएं कितनी है। ठीक है, इन परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति के समक्ष विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रस्तुत किया जाता है। जो परीक्षण किए जाते हैं, इन परीक्षणों के द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्ति के समक्ष विभिन्न प्रकार के कार्य, मतलब व्यक्ति के सामने उसके बहुत अलग अलग प्रकार के कार्य प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अपेक्षा की जाती है कि उसके बौद्धिक कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए, तथा यह अपेक्षा की जाती है कि उसका बौद्धिक स्तर कैसा है, वह कार्यों को कितनी क्षमता के साथ करता है, उसके बौद्धिक स्तर की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब बुद्धि परीक्षण तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। बुद्धि परीक्षणों में क्या देखा जाता है? व्यक्ति की सामान्य योग्यता कितनी है और विशिष्ट योग्यता कितनी है। ठीक है, अब बुद्धि परीक्षण जो होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, व्यक्तिगत यानी जिसमें एक व्यक्ति का, ठीक है, सॉरी, यानी जिसमें एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता होगा, एक समय में एक ही व्यक्ति का, तो वो क्या होता है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण जिसका समूह में, जैसे ग्रुप में बहुत सारे लोगों का बुद्धि परीक्षण एक साथ किया जाता है, वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। ठीक है, तो हम एक एक को पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं बुद्धि परीक्षण को, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि बुद्धि परीक्षणों का आविर्भाव
प्रभाव कहाँ पे हुआ था? सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक स्तर एवं उसमें निहित विशिष्ट योग्यताओं की ओर संकेत करते हैं। सिर्फ एक अंक से बताया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति की जो बुद्धि है वो सामान्य है या विशिष्ट है, यानी व्यक्ति मंद बुद्धि वाले बालकों की श्रेणी में रखा जाता है या प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखा जाता है या पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, एक अंक से बताया जा सकता है। इन परीक्षणों के आधार पर, अब ये परीक्षण कैसे हुए थे, एक अंक का क्या अर्थ है आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, एक अंक से मतलब एक प्रश्न से है। ठीक है, तो इन परीक्षणों के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्ति के समक्ष सभी प्रकार के, व्यक्ति के सामने उसके विभिन्न प्रकार के कार्य जो होते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं और अपेक्षा की जाती है कि उसके बौद्धिक कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सके। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों को दो भागों में विभाजित किया गया, जैसे मैंने आपको बताया, व्यक्तिक और सामूहिक। व्यक्ति यानी एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाए, सामूहिक यानी एक समय में समूह का, पूरे समूह का, बहुत सारे लोगों का परीक्षण किया जाए, बुद्धि परीक्षण किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, हेडिंग डालेंगे आप लोग। तो यह कैसा होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि यह परीक्षण एक समय में एक व्यक्ति का लिया जाता है। ठीक है, किसका, जैसे एक समय व्यक्तिक से लगा हुआ ने, व्यक्तिगत या व्यक्तिक, तो जिसमें क्या किया जाता है, एक पर्सनल, एक व्यक्ति की बात की जाती है। ठीक है, तो इसमें एक समय में एक व्यक्ति का यह परीक्षण लिया जाता है। इसका आरंभ किसने किया था? बिने ने किया था। किसने किया था? बिने। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ किसने किया था, तो आप आंसर देंगे बिने ने किया था। ठीक है, बिने द्वारा निर्मित इस परीक्षण का संशोधन साइमन ने किया था। अब बिने ने तो इस परीक्षण को बना दिया था, उन्होंने इसका निर्माण कर दिया था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया। किसने किया? साइमन ने किया। तो जब साइमन ने इसमें संशोधन किया तो इसे क्या कहा गया? इसे नाम दिया गया बिने साइमन परीक्षण। क्या नाम दिया गया? बिने साइमन परीक्षण, क्योंकि इसका निर्माण किसने किया? बिने ने किया। और इसमें संशोधन किसने किया? परिवर्तन किसने किया? तो इसने साइमन ने किया। तो इस दोनों का मिलाकर नाम रख दिया गया बिने साइमन परीक्षण। ठीक है, अब इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। अब जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण होते हैं उसे भी दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? व्यक्तिक भाषा परीक्षण और व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण। कौन कौन सा? व्यक्तिक भाषा परीक्षण और व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण क्या होता है। हेडिंग डालेंगे व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण। इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है, व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण, यानी इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि के प्रकार में मैंने आपको अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, इन सारी बुद्धि के बारे में बताया था। कितने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं मैंने, बुद्धि के प्रकार में आपको ये पिछली क्लास में सब कुछ पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। कौन सी बुद्धि की? अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है। जो परीक्षण व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण होता है उसमें ये उसमें उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के बारे में यह पता लगाया जाए कि व्यक्ति को पढ़ने लिखने का ज्ञान कितना है। ठीक है, उसे प्रश्नों के उत्तर, उसके सामने क्या किया जाता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्नों के उत्तर कैसे देता है? या तो गोला बनाकर देता है, ठीक है, या गुणा का निशान लगाकर देता है, या कुछ भी रेखांकित करके कुछ भी चित्र बनाकर देता है। ठीक है, तो क्या करेगा इसमें, क्या इस भाषात्मक परीक्षण में क्या पूछा जाता है कि व्यक्ति, इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति का जो पढ़ने लिखने का जो उसका ज्ञान है वो कितना है, मतलब वो कितना ज़्यादा जानता है। ठीक है, और उससे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो उन प्रश्नों का आंसर कैसे देता है? गोला बनाकर या गुणा का निशान लगाकर या फिर कुछ भी रेखांकित करके चिन्ह बनाकर उसका आंसर देना पड़ता है व्यक्ति को। एक बार फिर से देख लेते हैं व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण कैसे होता है, क्या होता है।
तो इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है। ठीक है, उसे प्रश्नों के उत्तर लिखकर उनके सामने गोला या गुणा का चिन्ह बनाकर या रेखांकित करके देने पड़ते हैं। जब प्रश्न पूछे जाते हैं इस परीक्षण में, व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण में, तो व्यक्ति उनके आंसर कैसे देता है? उनके आंसर गोला बनाकर देता है, गुणा का निशान लगाकर देता है या कुछ भी रेखांकित करके देता है। ठीक है, तो व्यक्तिक भाषा परीक्षण हो गया। इससे संबंधित कुछ परीक्षण है, व्यक्तिक भाषा परीक्षण से संबंधित कुछ परीक्षण है जिन्हें देखेंगे। सबसे पहले कौन सा परीक्षण देखेंगे? बिने साइमन का बुद्धि मानक परीक्षण। कौन सा देखेंगे? बिने साइमन का बुद्धि मानक परीक्षण। आप लोग नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, तो जो बिने साइमन का बुद्धि मानक परीक्षण था वो सर्वप्रथम सफल प्रयास था। किसका? अल्फ्रेड बिने का। ये जो बुद्धि परीक्षण किया था ये किसने किया था? सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने किया था। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बिने। ठीक है, तो सबसे पहले परीक्षण किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। जो अल्फ्रेड बिने थे वह पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। कहाँ थे? पेरिस में, फ्रांस में। पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। कौन? बिने, प्रोफेसर। ठीक है, तो बिने क्या थे? जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का सफल प्रयास किया था वो थे पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर। ठीक है, उस नगर के प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधकों ने उनसे ऐसे बालकों का पता लगाने में सहायता मांगी थी। उस नगर के जो प्राथमिक विद्यालय के प्रबंधक थे उससे उन्होंने क्या कहा? बिने से सहायता मांगी। किस चीज़ की सहायता मांगी? कि जो मंदबुद्धि है उनको शिक्षा प्राप्त करने की विशिष्ट विद्यालयों में भेजा जा सके। इसका जो प्रबंधक थे उन्होंने सहायता क्या मांगी थी? उन्होंने सहायता मांगी थी कि जो मंदबुद्धि बालक थे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट विद्यालयों में भेजा जाए। आप इस पर अध्ययन कीजिए। क्या किन्होंने कहा? ये जो वहाँ के प्राथमिक विद्यालय थे वहाँ के प्रबंधकों ने कहा। किनसे? बिने से, अल्फ्रेड बिने से। बिने ने इस कार्य में अपने सहयोगी मनोवैज्ञानिक थियोडोर साइमन से सहायता मांगी। जो बिने साइमन परीक्षण क्यों कहा गया था? क्योंकि इसमें सहयोग किया था थियोडोर साइमन ने। साइमन का पूरा नाम क्या है? थियोडोर साइमन। तब जब प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधकों ने इनसे सहायता मांगी कि उन ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि होते हैं उन्हें विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाया जाए, विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की जाए, तो आप ऐसे इस चीज़ पर अध्ययन कीजिए। तब इन्होंने क्या किया? तब इन्होंने साइमन से मदद मांगी कि अपने सहयोगी उनसे साइमन से कहा कि आप भी इस काम को करने में मेरी हेल्प कीजिए। तब इन दोनों ने मिलकर इसका ये बुद्धि परीक्षण किया था। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? बिने साइमन परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो बुद्धि ये था, अब कैसा था बिने साइमन का बुद्धि मानक परीक्षण? अब देख लेते हैं। सबसे पहले बिने साइमन की जो बुद्धि परीक्षण विधि थी वो 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए थी। किसके लिए थी? 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए थी। 3 से 15 वर्ष तक के जो बच्चे थे उन पर इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था। कैसे किया गया था? उनसे प्रश्न पूछे गए थे। कैसे पूछे गए थे? अब देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष के बालकों के लिए
लिए 5 प्रश्न या कार्य थे, या तो उनसे 5 प्रश्न पूछे जाते थे या 5 कार्य दिए जाते थे, ठीक है, इस परीक्षण में। पर 4 वर्ष के बालकों के लिए 4 प्रश्न थे, और जितने बच्चे थे उनके लिए तो 5 प्रश्न थे, 5 क्वेश्चन थे। लेकिन जो 4 वर्ष के बच्चे थे उनसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और जो 11 और 13 वर्ष के बालक थे उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता था, ठीक है। इस परीक्षण में क्या किया जाता था कि जो बच्चे थे वो कितने वर्ष तक थे, 3 वर्ष से 15 वर्ष तक के बीच के बच्चे थे, और सभी बच्चों से तो 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते थे या 5 कार्य दिए जाते थे। लेकिन जो 4 वर्ष के बच्चे थे उनसे 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, और जो 11 और 13 वर्ष के बच्चे थे उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। अब क्यों नहीं पूछा जाता था ये भी देखेंगे कि इस प्रकार सन 1911 के मानक स्केल में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी थी, 54 थी, यानी 54 क्वेश्चन थे कुल, जो सारे बच्चों से पूछे जाते थे, जिसमें 3 से 15 वर्ष तक के सभी बच्चे थे। ये प्रश्न इस प्रकार बनाए गए कि कम आयु के बालक अधिक आयु वाले बालकों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते थे। यानी प्रश्न ऐसे क्वेश्चन इस तरह से निर्धारित किए गए कि जो कम एज वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा एज वाले बच्चों के प्रश्नों के उत्तर ही ना दे सके। मतलब इस तरह से कठिन प्रश्न बनाए गए कि बड़े बच्चों के जो प्रश्न थे उनका आंसर छोटे बच्चे ना दे सके, ठीक है। तब उनकी बुद्धि लब्धि का पता लगाया जाता था। यदि बालक अपनी आयु के अनुसार निर्धारित प्रश्न के उत्तर दे देता था तो उसे साधारण बुद्धि वाला माना जाता था। अब मान लीजिए 4 वर्ष का बच्चा है तो उससे 4 वर्ष के हिसाब से ही प्रश्न पूछे जाए कि वो इस लेवल तक आंसर दे सकता है, तो अगर वो उनके आंसर दे देता था तो उसे किस श्रेणी में रखा जाता था, उसे साधारण बुद्धि वाला माना जाता था, सामान्य बुद्धि वाला माना जाता था। और यदि वह प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु को उसकी जीवन आयु से कम समझा जाता था। यदि वह बालक जैसे 5 साल का बच्चा है, अगर 5 साल के बच्चे से उसी के अकॉर्डिंग 5 साल की उम्र के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, अगर वह उनके आंसर दे देता था तो उसे सामान्य बुद्धि वाले यानी साधारण बुद्धि वाले वर्ग के बच्चों में रखा जाता था। और वह अगर नहीं दे पाता था तो उसे दूसरे वर्ग के बच्चों में न रखकर क्या करते थे कि उसकी मानसिक आयु को उसकी जीवन आयु से कम समझते थे, कि जो उसकी मानसिक आयु है वो उसकी जीवन आयु से कम है। ये तो सही बात नहीं थी। अब इस बात का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं हम कि जिस बच्चे की मानसिक स्थिति कमजोर है उसकी आयु भी कम ही होगी, ऐसा तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि मानसिक आयु को जीवन आयु से हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया था, बिने ने इन्होंने क्या किया कि उसकी जो मानसिक आयु थी उससे मानसिक आयु को उसकी जीवन आयु से कम समझते थे, ठीक है। उसे मंद बुद्धि माना जाता था। जो उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु को उसकी जीवन आयु से कम समझा जाता था और उसे मंद बुद्धि बालकों की श्रेणी में रखा जाता था। मंद बुद्धि बालकों की श्रेणी में तो रखा जा सकता है लेकिन उसकी जीवन आयु से कम नहीं समझा जा सकता था, इसलिए ये दोष था इसमें, इसलिए इस परीक्षण में ये दोष था। और बिने स्केल का सबसे मुख्य दोष आ गया ना। बिने स्केल का सबसे मुख्य दोष क्या था कि किसी आयु का बालक अपनी आयु के निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु उसकी जीवन आयु से कम मानी जाती थी। ऐसा ये सबसे बड़ा इसमें दोष था इस परीक्षण में कि अगर बालक प्रश्न के उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उसकी उसकी जीवन आयु मानसिक आयु से कम समझी जाती थी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जिस बच्चे की मानसिक आयु यानी मानसिक स्थिति कमजोर हो तो उसकी जीवन आयु उससे कम समझी जाए, ठीक है। तो इस परीक्षण को बिने साइमन का जो बुद्धि मानक परीक्षण था उसमें सबसे मुख्य दोष यही माना गया कि जब किसी आयु का बालक अपनी आयु के निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु उसकी जीवन आयु से कम मानी जाती थी, ठीक है। तो आप एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन थे, टोटल 54 क्वेश्चन थे, याद रखेंगे। 1911 के अनुसार 1911 के मानक स्केल में प्रश्नों की संख्या कितनी थी तो 54 थी, 54 थी। अब
एक बार फिर से पूरा रिपीट कर लेते हैं कि जो बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि थी उसमें 3 से 15 वर्ष के बच्चों का परीक्षण किया जाता था। प्रत्येक वर्ष के बालक के लिए 5 प्रश्न या कार्य होते थे, पर 4 वर्ष के बालकों के लिए क्या होता था, 4 प्रश्न होते थे और 11 व 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं होता था। सन 1911 के मानक स्केल में प्रश्नों की संख्या कुल कितनी थी, 54 थी। और ये प्रश्न इस प्रकार बनाए गए थे कि कम आयु के जो बालक है वो अधिक आयु के बालकों के आंसर या प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते थे। यदि बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित सब प्रश्नों के उत्तर दे देता था तो उसे साधारण बुद्धि वाले वर्ग में रखा जाता था, और यदि नहीं दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु को उसकी जीवन आयु से कम समझा जाता था और उसे मंद बुद्धि वाले वर्ग में रखा जाता था। ठीक है, अब इसलिए सबसे बड़ा दोष मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे बड़ा दोष क्या था कि उसकी जीवन आयु को कम समझा जाता था। अब जब बिने ने इतने परीक्षण किए तो इन्हें देखकर क्या हुआ, जब इसमें दोष निकले, इन दोष निकलने के बावजूद बुद्धि का जो अनुमान लगाने की समस्या थी उसमें संसार में हलचल मचा दी। यानी और भी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सोचा कि ये जो इन्होंने परीक्षण किया है इसमें जो दोष है हम उन दोषों को, उन कमियों को दूर करेंगे। तो उन्होंने और परीक्षण करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो इसके बाद किन्होंने किया, इसके बाद मनोवैज्ञानिक हुए कौन, टर्मन ने क्या किया, टर्मन ने बिने के जो मानक्रम के अनेक दोष थे उन्हें दूर करके एक नया रूप प्रदान किया और जो किस नाम से जाना गया, उसे स्टैनफोर्ड बिने मानक्रम के नाम से जाना गया। किस नाम से, स्टैनफोर्ड बिने मानक्रम। जब टर्मन ने क्या किया कि जो भी इस परीक्षण में दोष थे, जितने भी दोष थे उन्हें दूर किया। ठीक है, उन दोषों को दूर करके एक नया परीक्षण किया। उसे क्या नाम दिया गया, उसे नाम दिया गया स्टैनफोर्ड बिने मानकर्म परीक्षण। क्या नाम दिया गया उसे, स्टैनफोर्ड बिने मानकर्म नाम दिया गया। ठीक है, यह मानक क्या होता था, यह 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। ये कितने वर्ष के लिए था, ये 3 से 15 वर्ष के लिए था। लेकिन ये स्टैनफोर्ड क्या था, 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। जो किसने बनाया था, ये टर्मन ने इसमें दोष दूर करके इसे एक नया रूप प्रदान किया जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, स्टैनफोर्ड बिने मानकर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें 2 से 14 वर्ष के बालक थे और इसमें जो प्रश्न संख्या थी वो कितनी थी, वो 90 थी, यानी 90 थी। प्रश्नों की संख्या कितनी थी, इसमें प्रश्नों की संख्या 90 यानी 90 थी। इसमें कितनी थी, 54 थी। ठीक है, तो याद रखेंगे जब इन्होंने इसके दोषों को दूर करके नया रूप प्रदान किया तो इन्होंने क्वेश्चन बढ़ा दिए। इसमें इन्होंने कितने क्वेश्चन कर दिए, इसमें 90 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, जो 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए कितने प्रश्न कर दिए, इन्होंने 6 प्रश्न कर दिए। मैं एक बार इसे रफ कर देती हूँ, यहीं पे लिखेंगे। स्टैनफोर्ड बिने मानकर्म कितने, 2 से 14 वर्ष के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, स्टैनफोर्ड बिने मानकर्म का नाम दिया गया। जब टर्मन ने इन दोषों को दूर करते हुए एक नया रूप प्रदान किया इसे, तो उसे स्टैनफोर्ड बिने मानकर्म कहा गया, जिसमें कितने वर्ष तक के बच्चे लिए गए, 2 से 14 वर्ष तक के, 2 से 14 वर्ष तक के बच्चों को इसमें लिया गया। जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे थे उनसे कितने प्रश्न पूछे गए, उनसे पूछे गए 6 प्रश्न। बच्चों के लिए कितने प्रश्न थे, उनसे पूछे गए 6 प्रश्न। ठीक है, जो 12 वर्ष के बालकों के लिए थे उनसे कितने प्रश्न पूछे गए, 3 से ये 10 वर्ष तक के है, 6 नहीं है, ये 10 है। ठीक है, 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। फिर 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनसे पूछे गए 8 प्रश्न। 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए कितने, उनसे पूछे गए 8 प्रश्न। ठीक है, उसके बाद 14 वर्ष तक के बालकों के लिए कितने प्रश्न पूछे गए, 6 प्रश्न पूछे गए।
14 वर्ष तक के बालकों के लिए 6 प्रश्न पूछे गए। सामान्य वयस्कों के लिए 6 प्रश्न पूछे गए। श्रेष्ठ वयस्कों के लिए 6 प्रश्न पूछे गए। अन्य प्रश्नावलियाँ कितनी थी? 16 थी। और 11 से 13 वर्ष के बालकों के लिए इसमें भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। 11 से 13 वर्ष के बालकों के लिए, 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। ठीक है, तो इसमें जो ये परीक्षण था विनय साइमन बुद्धि मानक परीक्षण, इसमें संशोधन करके इसमें जो दोष थे उन दोषों को दूर करके टर्मन ने इसे एक नया रूप प्रदान किया जिसका नाम रखा गया स्टैनफोर्ड विनय मानकर्म। स्टैनफोर्ड विनय मानकर्म, जिसमें 2 से 14 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया। 3 से जो 10 वर्ष तक के बच्चे थे उनसे 6 प्रश्न पूछे गए। 12 वर्ष के बच्चों के से 8 प्रश्न पूछे गए। 14 वर्ष के बच्चों से 6 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो इस कितने टोटल प्रश्न थे? इसमें कितनी प्रश्नावली थी? 90 प्रश्न थे, 90 क्वेश्चन थे, 90 क्वेश्चन थे। और जो विनय साइमन का बुद्धि मानक मानकर्म था उसमें 54 क्वेश्चन थे, यानी 54 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करें। नोट डाउन करेंगे और कल और इसके बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि का जो बचा हुआ है इसमें क्या आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने खाली पढ़ा है व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण। आज हमने क्या पढ़ा है? व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण। कल हम क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण। और फिर इसका दूसरा भाग बचा हुआ है समूह बुद्धि परीक्षण, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर इसे कंप्लीट करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 5 मिनट का समय निकालकर अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी, उस पर 5 मिनट के लिए शेयर कर दीजिए। 5 मिनट में आप जितना शेयर कर सकते हो उतना कर दीजिए। ज़्यादा मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप पूरा दिन इसी में लगे रहिए। वैसे भी तो आप पूरा दिन कुछ ना कुछ करते हैं ना, तो 5 मिनट हमारे लिए भी निकाल सकते हैं ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर से ये कंप्लीट करेंगे हमारा व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।